हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आप सभी को पता है, राजस्थान सेट 2012 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हम पेपर कर रहे हैं। तो ये हमारा उसका सेशन होने वाला है अगला, और इसके बाद एक लास्ट सेशन होगा जो मैथमेटिकल साइंस के जो क्वेश्चन है और जो पेपर है वो हम सॉल्व कर लेंगे 10 सेशन के अंदर। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्लासिकल मैकेनिक्स का। जो हमारी लास्ट यूनिट होती है ना, थर्ड यूनिट, उसमें भी सबसे लास्ट पार्ट होता है ये वाला क्लासिकल मैकेनिक्स, जहां से हमारा मैथमेटिकल साइंस खत्म होकर यूनिट 4 यानी स्टैटिकल साइंस वालों की या स्टैटिस्टिक वालों की सब्जेक्ट शुरू होता है। ये हमारा लास्ट पार्ट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बहुत ही कम पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहां पर एज ऑप्शनल पेपर इसको लिया जाता है। मुझे जहां तक लगता है थर्ड ईयर में हमारे पास एक ऑप्शनल पेपर का चॉइस रहती है, और यूनिवर्सिटी इस पेपर को बहुत कम पढ़ाती है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वहां पर पढ़ाया जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। टू लैग्रांजियन ऑफ अ सिलेंडर of radius r rolling down with angular velocity w on a plane of indication alpha is given by। हमें क्या निकालना है? लैग्रांजियन निकालना है ऑफ अ सिलेंडर जिसका रेडियस ये है, एंगुलर वेलोसिटी ये है और इंडिकेशन ये है। तो लैग्रांजियन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो हम लैग्रांजियन को लिखते हैं टी माइनस वी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? टी से। टी मतलब टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं 11-12 की, तो 1/2mv² लिखते हैं। वी मतलब हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल। तो यहाँ पर हमारा जो है वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? ओमेगा, यानी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं हम इसको। और हमारा जो एम है मोमेंटम, वो यहाँ पर क्या होता है? हमारा एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसको लिखेंगे यहाँ से। तो हमारा टोटल जो ये टी है ना, रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी 1/2 I⍵²। कितना हो जाएगा? I⍵² या फिर आई, हाँ, जहां पर आई क्या है? हमारा आई है हमारा इनर्शिया। तो आई की वैल्यू होती है 1/2mr²। एम मोमेंटम, आर रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस आई को यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? mr² और ω²। तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा 1/2mr² ω²। और एक और 1/2 भी है तो 1/4 हो जाएगा। ये हमारे टी की वैल्यू हुई है, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, क्या थी पहले? टी रोटेशन है, तो रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे टोटल, एक तो रोटेशन के अलावा ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मेरी जो ट्रांसलेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2m और x डॉट का स्क्वायर, जहां m मोमेंटम है, x डॉट क्या है? सेंटर ऑफ मास है हमारा। तो जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी रोटेशन वाली और ट्रांसलेशन वाली, दोनों का प्लस करना पड़ेगा हमें। तो 1/4mr² ω²। ये तो मेरे टी की वैल्यू आ गई है। लेकिन अब मुझे सिमिलरली क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें डायरेक्ट में से तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है V बराबर, यहाँ mgh होता है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा h जो है वो हमारी क्या है? हाइट है। L क्या है? हमारा इंडिकेटर प्लान है, मतलब लेंथ ऑफ इंडिकेटर प्लान है, अल्फा क्वेश्चन में दिया ही है। तो यहाँ पर h हमारा क्या हो जाएगा? h की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी L माइनस एक्स साइन अल्फा। क्या होगी? L माइनस एक्स साइन अल्फा होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बस अब 1 और 2 को हमें क्या है? पुट कर देना है। तो हमारा लैग्रांजियन क्या था? t माइनस वी, यानी 1/2m x नोट का स्क्वायर प्लस 1/4mr² ω² माइनस mgh, h तो है नहीं, L माइनस एक्स साइन अल्फा। ये हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। क्वाइट लेंथी, बट देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए क्लियरली आपको दिख रहा है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी से ही देखना चाहें तो वैसे भी 3 ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और इसमें आप चाहें तो बेसिक से कुछ क्वेश्चन होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे लैग्रांजियन हो गए और हैमिल्टन हो गए, इनकी इक्वेशंस होती है। एक यूलर की इक्वेशन होती है,
ये 2-3-4 चीजें बेसिक जो आप पढ़ सकती हैं। अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से ही हैं और आपने क्लासिकल मैकेनिक्स कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 2-4 चीजें जो मैंने आपको बताई है वो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है। ये रहा अगला क्वेश्चन। द कर्व मेक द फंक्शनल दिस एंड एक्सट्रीमम, हमें इसका एक्सट्रीमम निकालना है। फंक्शनल हमें दिया है कैपिटल एफ बराबर क्या दिया है, y √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। 2 पाई को तो बाहर ही रख देंगे, वो तो कांस्टेंट है। तो हमारा फंक्शनल को सोल्व करने के लिए वन एंड ओनली हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जो होती है हमारी लेग्रांज की इक्वेशन। क्या होती है लेग्रांज की इक्वेशन? क्या होती, सॉरी लेग्रांज क्या है, यूलर लेग्रांज इक्वेशन जो होती है हमारी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डी। ये हमारा होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का ब्रह्मास्त्र। हमें बस इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन है। ये तो हमारी इन जनरल इक्वेशन होती है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो फंक्शनल है वो क्या है, फ्री फ्रॉम एक्स है ना। ये क्या है, फ्री फ्रॉम एक्स है। तो जब हमारा फंक्शनल एक्स से फ्री होता है, जब हमारा फंक्शनल क्या हो जाता है, एक्स से फ्री हो जाता है, तब हमारा मतलब एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है डायरेक्टली, तो हमारा इक्वेशन बदल जाती है। तब हमारी इक्वेशन होती है एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। ये हमारी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जब ये फ्री फ्रॉम एक्स होता है, फ्री फ्रॉम वाई होता है और फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई बोथ होता है, ये 3-4 कंडीशन हम अलग से पढ़ते हैं, तो ताकि हमें क्या है इक्वेशन जल्दी हो जाए और कम टाइम में हो जाए। तो ये वाला कंडीशन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। हमारे पास एफ है, वाई है, हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालना होगा। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई डैश का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या कर सकते हैं हम, मेरा एफ क्या है, y और √1, अच्छा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये आएगा हमारा y वाई डैश अपॉन √1 प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाई डैश का स्क्वायर आप लगा लेंगे। ओके, तो यहाँ से अब हम कंडीशन पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें मिलेगा f यानी कि ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश यानी कि 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का रूट बराबर क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस का ये y इसके पास जाएगा, तो y वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिवाइड वाला जो था उधर कांस्टेंट के पास भेज देते हैं, चलिए अभी नहीं भेजते हैं, √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, y वाई डैश का स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अभी इरेज कर देती हूँ, वरना यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगी, सिर्फ y बचेगा ऊपर, ऊपर क्या बचेगा y, और नीचे हमारा बचेगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का रूट, और बराबर में हमारे पास बचेगा c। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम सपोज कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको c कहीं पर, हमें तो सी को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन नहीं दी है, तो हम सी को अज्यूम करेंगे कि सी की जगह हम कांस्टेंट मान लीजिए मैंने ए लिख लिया है, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो y बराबर क्या होगा, a √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, रूट को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी, तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये आया है। थोड़ा और अगर हम अरेंज करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर करते हैं, वाई डैश का जो स्क्वायर है इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं, 1 को उधर भेजते हैं, मतलब तो हमें मिलेगा 1 y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। तो मैं y को ऐसा लिख लूँ dy बाई dx का होल स्क्वायर, और मुझे मिला है y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशंस हमें देखने को मिल रही है, हम चाहे तो इसे, हमें तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तब जाके सोल्व होगा। तो ये होगा हमारा dy बाई dx बराबर y रूट के अंदर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a। तो मैं इसको ऐसा करूंगी dx अपॉन dy बराबर a अपॉन
रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे सोल्व करना है, जगह ही खत्म हो गई है। एक सेकेंड, यहाँ कर लें, यहाँ नहीं, यहीं पर कर लेते हैं छोटा छोटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसको इंटीग्रेट करना है। ध्यान से देखिए, वेरिएबल सेपरेबल से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस बी, एक कांस्टेंट आएगा ना उधर से, मैंने उसको ले लिया है, a कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन a टाइप का कुछ बनेगा। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो y की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो x माइनस बी अपॉन a इस तरफ है, हाइपरबोलिक का जो कोस है वो इधर आ जाएगा, पहले यही रहने देते हैं, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन a है। तो y अपॉन a की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, y को भी इधर रखते हैं, पहले कोस जाएगा और अंदर थीटा आएगा और आगे एक a आ जाएगा। तो ये जो मुझे इक्वेशन मिली है y बराबर a कोस थीटा टाइप की, कोस हाइपरबोलिक थीटा टाइप की इक्वेशन मुझे मिली है, ये जो इक्वेशन मेरी बनी है जहां पर ये थीटा है, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? अगर ये इक्वेशन कार्डियोइड की है, इलिप्स की भी नहीं होती है, कार्डियोइड की भी नहीं होती है, ना ही साइक्लोइड की होती है, ये है इसकी सेटेनरी कैटेनरी जो भी लिखा है इसकी इक्वेशन है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिंपल से फंक्शनल के क्वेश्चन को इन्होंने लास्ट कर्व तक जो है खींच के रखा है। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ये जो हमें फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन दी है, इसमें हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने हैं। और ये क्वेश्चन नेट की एग्जाम का पीवाईक्यू है, नेट या गेट का पीवाईक्यू है, मैं पहले भी देख चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आरजे सेट से पहले भी कहीं और पूछा गया है, या फिर हो सकता है इसके बाद पूछा हो, बट ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है ना वो मुझे अच्छे से याद आ रहा है। चलिए तो करते हैं। हमें दिया है यू एक्स बराबर लेमडा 0 से 1 e की पावर x e की पावर t और ut dt हमको दिया है। हमें इसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे e की पावर x प्लस t, है ना, पावर तो प्लस हो जाएगी। अब हमारी इंटीग्रल जो इक्वेशन है, एक काम करते हैं, हाँ चलिए ये तो होगा ही सही, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लेमडा e की पावर x बाहर, t वाले फंक्शन को अलग लिखते हैं, याद आए ना आपको कुछ, ut dt, ये है मेरा ux, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देती हूँ। अब जो मेरा क्या है यहाँ पर, इसको करने के देखिए बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जो t वाला फंक्शन है उसको c मानकर हम पूरा सोल्व करें, या फिर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, इसको अगर हम सिंपली कांस्टेंट मान लें, ux बराबर c लेमडा e की पावर x हो जाएगा, जहां पर c क्या हो जाएगा, यही तरीके की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इसको सॉल्व करने की बजाय और भी तरीके हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन मेरा ux है, ये e की पावर x के साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आया है, और ऑब्वियसली ये कांस्टेंट क्या है, नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता चलेगा कि u क्या है, समथिंग प्रोपोर्शनल है e की पावर x का। इसी तरीके का कुछ मुझे मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो आइगन फंक्शन आएगा वो कितना आएगा, e की पावर x आइगन फंक्शन आएगा। अगर आप चाहें तो इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं, जो कि हम आगे करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब अगर ये आ गया है मेरा, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरी जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करूंगी ut की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 कितनी हो जाएगी मेरी, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, ut की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा ux बराबर लेमडा 0 से 1 e की पावर t, फिर से e की पावर t हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो लेमडा 0 से 1 e की पावर 2t dt हो जाएगा। ये लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए है। तो e की पावर x, लेमडा e की पावर x भी एक बाहर था ना, उसको तो हम भूल ही गए, तो दोनों e की पावर x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 1 बराबर लेमडा e की पावर 2t अपॉन 2 और 0 से 1 मिलेगा। ठीक है, 0 से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जस्ट वेट। अब आगे हम करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा अपॉन 2 बाहर, अपर लिमिट रखेंगे तो e स्क्वायर और e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ये मुझे मिला है। तो फाइनली मुझे मिला है 1 बराबर लेमडा अपॉन 2 e स्क्वायर माइनस 1। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन e स्क्वायर माइनस 1 बराबर लेमडा। आइगन वैल्यू होती है लेमडा, और आइगन फंक्शन कितना आया है मेरा, e की पावर x निकल के आ गया है। तो ये है मेरा करेक्ट आंसर, आइगन वैल्यू भी आ गई है, आइगन फंक्शन भी आ गया है। तो 2 अपॉन ये ऑप्शन नंबर 3 इज द बेस्ट करेक्ट आंसर। अब अगर आपके आइगन फंक्शन
इस तरह जैसे मैंने निकाला है वैसे नहीं निकालना चाहते थे तो भी कोई बात नहीं, आप इस सी को पुट करके भी कर सकते थे। ठीक है, ये जो वैल्यू है वापस में इससे रखते सी की वैल्यू निकालते तो भी आपका काम बन सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट बता दिया है। Which of the following statement is false for the system? देखिए ये जो हमें दो इक्वेशन का लीनियर सिस्टम दिया है, इसमें बोला गया है कि अगर अल्फा की वैल्यू 1/3 रखते हैं तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, अगर -1/3 रखते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर अल्फा प्लस माइनस 1/3 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है चाहे कोई भी वैल्यू आप अल्फा की ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है 2x1 माइनस 6 अल्फा x2 बराबर 3 और 3 अल्फा x1 माइनस x2 बराबर 3/2। तो पहले हम इसकी जो है इक्वेशन बनाएंगे, हमारी ये 2 माइनस का 6 अल्फा और 3 अल्फा और माइनस का 1, और फिर हमारी अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही बनाना चाहेंगे हम तो यहाँ 3 और यहाँ 3/2 हो जाएगा, ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन होना या नहीं होना ये डिपेंड करता है इसके डिटर्मिनेंट पर और साथ ही साथ इस पर भी। हमारी कंडीशंस क्या क्या होती है नॉन होमोजेनियस सिस्टम के, कहाँ पर बताती हूँ मैं, यहीं कहीं खाली जगह बनाती हूँ। देखिए अगर ax बराबर b टाइप का मेरा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो दो कंडीशन है, क्या होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर मेरी a की रैंक और a ऑगमेंटेड b की रैंक बराबर हो जाती है ना, और दूसरा कंडीशन है a की रैंक और a ऑगमेंटेड b की रैंक बराबर नहीं होती है। अगर रैंक बराबर ही नहीं होती है तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब रैंक बराबर तो है पर दो केसेस है, मान लीजिए इनकी रैंक r है, तो अगर ये r नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है ना, कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये जो दोनों की रैंक आई है वो नंबर ऑफ अननोन यानी वेरिएबल से छोटी हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा पूरा तरीका होता है देखने का। तो चलिए देखते हैं, हम रैंक वाले मेथड से भी जा सकते हैं, बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो ए मैट्रिक्स बनी है मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूंगी बिकॉज अल्फा इसी के अंदर है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा इधर से माइनस का, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 18 अल्फा स्क्वायर। तो अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर a का डिटर्मिनेंट में 0 करती हूँ तो मुझे अल्फा की वैल्यू वही मिलेगी प्लस माइनस 1/3, ये मुझे मिलेगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 ही मिलेगी। तो हम पहला केस कंसिडर करते हैं, अगर अल्फा बराबर 1/3 हुआ है ना, अगर अल्फा बराबर क्या हुआ 1/3 अगर मेरा होता है तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं अल्फा की वैल्यू इस सिस्टम में रखती हूँ 1/3, यहाँ भी 1/3, तो मेरा सिस्टम क्या बनेगा, अगर अल्फा की वैल्यू 1/3 होती है तो सिस्टम बनेगा 2x1 माइनस 2x2 बराबर 3, और दूसरी क्या बनेगी हमारी, दूसरी क्या है, दूसरी में भी अगर अल्फा की वैल्यू 1/3 रखती हूँ तो x1 माइनस x2, दूसरी इक्वेशन भी यही बनेगी x1 माइनस x2 बराबर 3। अगर मैं पहली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो पहली इक्वेशन भी यही बन रही है, मतलब मेरे पास दोनों ही इक्वेशन कोइंसाइड कर रही है यानी सेम है। तो इस कंडीशन में मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अगर अल्फा 1/3 है तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए सही निकल गया है। सिंपल सी बात है, अगर ए सही निकल गया है, एक सेकेंड, ए तो बिल्कुल सही निकल गया है। हमें क्या, अच्छा हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है ना, हमें वही सोच में मल्टीपल कैसे, हमें तो फॉल्स निकालना है, तो ए तो बिल्कुल सही निकला है। चलिए तो ऑप्शन ए के बाद, अच्छा तो अगर मेरी बात सुनिए, मुझे अगर अल्फा बराबर 1/3 के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल गए तो ऑप्शन 4 गलत हो जाता है ना। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी अल्फा, किसी भी अल्फा के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। बट अल्फा बराबर 1/3 के लिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए ना, तो यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मेरा ऑप्शन 4 गलत है, अब फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए ये हमारा आंसर है। इसका मतलब बाकी तीनों कंडीशन भी हमारी सही होगी, जो कि आप चेक कर लेंगे बाय इक्वेशन रख के। ओके चलिए
हियर इज यार नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक। कहां पर क्या होने वाली है ये हमें बताना है। चलिए, तो हमारी जो इक्वेशन है इसमें हम पहले पहचानेंगे एस, आर और टी को। आपको पता है एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालते हैं। तो एस हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई या फिर यू वाई एक्स, जो कि यहाँ पर साइन 2x है ना। यहाँ पर क्या है, ये रहा साइन 2x है इसका कोफिशिएंट। आर का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स, जो कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स। टी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई, जो कि यहाँ पर है कोस स्क्वायर एक्स। तो हमें निकालना है एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस मतलब साइन 2x का स्क्वायर माइनस 4R मतलब साइन स्क्वायर एक्स, टी मतलब कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और पीछे है 4 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, इसको ओपन करूंगी। ओपन तो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और ये भी यही बना है 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4RT जो है मेरा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो जब एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 आ जाए तब मेरी जो इक्वेशन है वो कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। एवरीवेयर दुनिया में कहीं पर भी देख लीजिए वो क्या होगी, पैराबोलिक ही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पैराबोलिक। हाइपरबोलिक होने के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT को 0 से बड़ा होना पड़ता है। इलिप्टिक होने के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT को 0 से छोटा होना पड़ता है, और जो है पैराबोलिक होने के लिए तो इसको 0 के बराबर होना पड़ता है। ये अभी हम देख चुके हैं। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन। इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन क्या है, 3y माइनस 2zp प्लस z माइनस 3x क्यूब इक्वल 2x माइनस वाई। आप इसको कंपेयर करेंगे p p q q बराबर r से। तो कैपिटल P हमारा क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2z। कैपिटल Q हमारा क्या हो जाएगा, z माइनस 3x। और कैपिटल R हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई। तो इतना देखते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात हो रही है लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन की। किसकी बात हो रही है, लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे dx अपॉन p। तो p की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस 2z dy अपॉन q। q की वैल्यू कितनी है, z माइनस 3x, और dz अपॉन r। r की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस y। तो अब हमें लेग्रांजेस की कोफिशिएंट पता करने हैं। तो वो हम कहाँ से पता करेंगे वो हम पता करेंगे इन कंडीशन से। यहाँ पर देखिए आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है, साथ ही साथ आपको ये भी सब में कॉमन ही मिल रहा है। तो हमें दो ही तरह के कोफिशिएंट लेग्रांजेस के मल्टीप्लाई ढूंढने हैं, वो है इनका इंटीग्रेशन, क्योंकि सॉरी हाँ इनका डिफरेंशिएशन, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होते हैं उनका इंटीग्रेशन करने पर हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मेरा 2x 2y और 2z टाइप का रहा होगा मल्टीप्लायर, तो उनका इंटीग्रेशन क्या बना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वह ना 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2y स्क्वायर अपॉन 2, तभी तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया होगा। यानी मुझे पता चल गया कि एक मल्टीप्लायर तो मेरे ये रहेंगे। दूसरा, अगर इनको मैं ध्यान से देखूं, इनको अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा मल्टीप्लायर देखिए एक्स के पास में तो कुछ भी नहीं है, y के पास में 2 है और z के पास में 3 है। मतलब मेरे इस तरह के मल्टीप्लायर रहे होंगे, x के पास में कुछ भी नहीं है तो 1, y के पास में 2 और z के पास में 3। इस तरीके के मेरे मल्टीप्लायर रहे होंगे। मैंने एक ऐसा अजम्पशन किया है। तो चलिए, क्योंकि हमें ऐसे ही गेस करना रहता है, तो हम पहला वाला मल्टीप्लायर लगाते हैं 1, 2 और 3। इसका मतलब 1 dx प्लस 2 dy प्लस 3 dz। क्या डिवाइड में 0 बन रहा है, देखिए 1 तो मैंने इसके साथ करा है, इसके साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा है, तो 2z माइनस 6x
इसके साथ मैंने 3 का करा है, तो 6x माइनस 3z। ध्यान से अगर हम देखेंगे 3y, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यस ये सभी आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, डिवाइड में 0 बन गया है। इसका मतलब इंटीग्रेशन dx प्लस 2dy प्लस 3dz बराबर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा c1। तो यहाँ से मेरा जो पहला सॉल्यूशन है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर c1, ये मुझे पहला सॉल्यूशन मिल गया है। अब दूसरे के लिए मैंने गेस किया था कि मेरे मल्टीप्लाई क्या होने चाहिए, 2x 2y और 2z टाइप के होने चाहिए। तो अगर मैं 2x dx 2y dy और 2z dz करती हूँ तो मुझे डिवाइड में 0 मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं ना, यू कैन चेक, जैसे मैंने अभी किया है ना, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन 2x dx 2y dy और जो 2z dz है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट c2 होने वाला है। यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है, c2 है। ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन आ चुका है। बट लेकिन हमें तो अभी जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो भी तो देखनी है। क्या है हमारी इनिशियल कंडीशन, x y के बराबर है और z 0 के बराबर है, पूरा रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले अगर मैं c1 में पुट करती हूँ x y के बराबर है और z 0 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, x और y आपस में बराबर है, तो ये 3x या 3y कुछ भी बना लेती हूँ, या फिर ऐसा करती हूँ, मेरी जो कंडीशन है वो ये है, x और y बराबर है, मान लीजिए किसी t के बराबर है और z 0 के बराबर है, तो c1 मुझे क्या मिलेगा, 3t मिलेगा और c2 मुझे क्या मिलेगा, t स्क्वायर मिलेगा। सही है ना। बिल्कुल मिलेगा। चलिए, और हमारा ये मुझे मिल चुका है। तो यहां से रिलेशन कुछ इस तरीके का निकल सकता है कि c1 स्क्वायर बराबर 9t स्क्वायर, यानी कि तो मुझे c1 c2 में रिलेशन निकालना है ना, c1 बराबर 9c2, ये c1 स्क्वायर बराबर 9c2, आई थिंक ये सॉल्यूशन सही रहेगा। c1 स्क्वायर माइनस 9c2 बराबर 0, तो बस अब c1 c2 की वैल्यू रखेंगे, c1 c2 की वैल्यू यहीं पर रख देते हैं। c1 कितना है मेरा, x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 9c2 कितना है मेरा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0। ये रहा हमारा वन एंड ओनली सॉल्यूशन। देख लेते हैं कहाँ पर है ये सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड में ही देखने को मिल रहा है, बाकी में तो नहीं है, बाकी में नहीं है ना, कुछ गड़बड़ सी तो नहीं करती मैंने, एक मिनट देख भी लेते हैं, जल्दबाजी में बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। अच्छा हाँ, गड़बड़ तो हो गई ना। देखिए यहाँ पर जब मैं टी स्क्वायर 2t स्क्वायर होता है, तो यहाँ मुझे डिवाइड में एक 2 लगाना पड़ता है, तो वो 2 यहाँ आता है, तो वो 2 यहाँ आएगा। बस इतनी सी गड़बड़, इतनी सी नहीं, काफी बड़ी हो गई है, तो आपके मार्क्स इधर उधर हो जाते, सॉरी फॉर देट। कहाँ गया, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, लेग्रांजेस वाला सवाल है ये। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी लास्ट जो हमारी क्वेश्चन है वो कल के सेशन में करेंगे और कल 2012 का पेपर पूरा हो जाएगा, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टू शेयर। थैंक यू।